तो साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम 2026 सेट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अदर कोर्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आपने जो आप कोर्स के सोल्यूशन चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। तो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ सेंड कर देंगे तो आपका सोल्यूशन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सेट 2 है ये। तो सबसे पहले इसका सेक्शन ए बायो का है। अभी हम बायो डिस्कस नहीं करेंगे, पहले फिजिक्स डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, एंड देन बायो पे आते हैं एंड केमिस्ट्री पे। तो कैसा गया एग्जाम, कमेंट कीजिए सारे बच्चे। ये इसका सेक्शन बी था, इस पे भी आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले फिजिक्स को देख लेते हैं जल्दी से। देखो सेक्शन सी आपका फिजिक्स था, तो इसमें बच्चे अपने आंसर्स जानना चाहते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह के, उसको कर लेते हैं। तो 30 क्वेश्चन सेक्शन सी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू योर आईज, द सिलियरी मसल आई कॉन्ट्रैक्ट एंड थिक हो जाएगा लेंस, या फिर रिलैक्स होगी और थिक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी थिन हो जाएगा, एंड रिलैक्स होगी थिन हो जाएगा। तो आपको पता है ना, सिलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो थिक होता है, एंड रिलैक्स होती है तो थिन होता है। ठीक है, तो यहाँ रिलैक्स के साथ थिक है, ये गलत है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ थिन, ये भी गलत है। कॉन्टैक्ट के साथ थिक होना चाहिए एंड रिलैक्स के साथ थिन होना चाहिए। ठीक है, तो रिलैक्स के साथ थिन नहीं है, कॉन्टैक्ट के साथ थिक नहीं है, एंड रिलैक्स के साथ थिन तो है, ठीक है रिलैक्स के साथ, बट क्लोज भी तो देखना है, तो पास का देखना है, तो थिक होना चाहिए लेंस। कैसा होना चाहिए, थिक। और थिक होती है कब, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऑप्शन ए आंसर है। ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने लिखा है, उनका आंसर करेक्ट है। तो बताइए, कमेंट कीजिए किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए पे टिक किया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो 30 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, सिलियरी मसल ऑफ योर आई कॉन्ट्रैक्ट एंड द आई लेंस बिकम थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31, a convex lens focal length 15 centimeter forming a real image if the size of image same as the size of object, position of object and position of image will be respectively। तो इसका आंसर बताइए, क्या करके आए हो। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 15 थी और रियल इमेज थी, ठीक है। अब इन्होंने बोला साइज जितना इमेज का उतना ही ऑब्जेक्ट का, तो ये ऐसा केस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे हो। और सेम पोजीशन कब होती है, सी। मिरर में बोले तो सी, बट लेंस में बोलेंगे तो डबल एफ। ठीक है ना, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट और आपका इमेज है वो डबल एफ पोजीशन पे है, डबल एफ पे। तो फोकल लेंथ 15 है तो डबल एफ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। समझ आया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 30 आएगा आंसर, ये तो कंफर्म्ड है। तो 30 वाले आपके सी बी और डी बी है। अब आपको साइन पे ध्यान देना था। तो ये पॉइंट तो सबको समझ आ गया होगा कि अगर आपका फोकल लेंथ 15 है और जब साइज दोनों का बराबर हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, लेंस में सेम पोजीशन पे 2f पे, और इमेज भी 2f पे होगी। तो 2f का मतलब 30 आ जाएगा। अब ये दोनों 30, अब साइन का ध्यान रखो। आपको यू तो पता है हमेशा नेगेटिव लेना होता है, और वी देखो रियल बोला है तो वी लेंस में रियल कब होता है, जब पॉजिटिव साइन हो, तो वी पॉजिटिव लेना था आपको। तो यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी -30 यू है एंड वी आपका +30 है। किस किस ने ये आंसर लिखा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन 31 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर है। तो फर्स्ट 30 का क्वेश्चन का आंसर ए है और 31 का आंसर सी है। तो आई होप सारे बच्चों का यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बाद ये एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे।
तो एजर्शन है व्हेन रेज ऑफ व्हाइट लाइट पास थ्रू प्रिज्म द इमर्जिंग दे गेव स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर। यस, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से जाती है तो 7 कलर्स का बैंड बनता है। यस, डिस्पर्स हो जाती है ना लाइट, तो एजर्शन सही है। रीजन है इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट रेड लाइट बेंड मिनिमम एंड वायलेट लाइट बेंड द मैक्सिमम। यस, स्कैटरिंग के कारण ही तो बेंडिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है। स्कैटरिंग डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा वो कम बेंड होगी, और जिसकी कम होती है वो ज़्यादा बेंड होती है ना, ये पढ़ा होगा आपने। तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो कम बेंड होगी, और वायलेट लाइट की वेवलेंथ कम होती है तो वो ज़्यादा बेंड होगी। यही तो बोल रहा है कि रेड मिनिमम बेंड होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, एंड वायलेट ज़्यादा बेंड होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, सॉरी कम होती है ना। तो वेवलेंथ उल्टा है ना बेंडिंग के। तो यस, ये बिल्कुल ठीक है, स्कैटरिंग से ही रेड लाइट की मिनिमम बेंडिंग होगी और वायलेट की मैक्सिमम बेंडिंग होगी। तो रीज़न भी करेक्ट है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्यों प्रिज्म ने 7 कलर दिए। डिस्पर्शन, इसका एक्सप्लेनेशन था डिस्पर्शन के कारण, बट इसने स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया है। तो स्कैटरिंग और इससे रिलेशन नहीं है कुछ, बस करेक्ट है दोनों। तो एजर्शन करेक्ट है, रीज़न करेक्ट है, यानी एजर्शन रीज़न करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी है इसका आंसर। तो किस किस ने बच्चे ने 32 का आंसर ऑप्शन बी पे टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर सेक्शन सी के फिर से देख लो एक बार, फिजिक्स का पोर्शन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सेक्शन सी फिजिक्स 30 का आंसर ए ऑप्शन था, 31 का सी था, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, एंड 32 का एजर्शन रीजन सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बी ऑप्शन है इसका आंसर। 33 आपका न्यूमेरिकल है, उसको भी देख लेते हैं फिजिक्स का। तो यहाँ पे 33 में आपको ऑप्शन ए पे दिया था रेजिस्टेंस एक वायर का जिसकी रेडियस दी हुई थी 0.01 एंड 1 सेंटीमीटर लेंथ दी थी। उसके अलावा 7 ओम इसका आपका रेजिस्टेंस दिया होता, ओम में होता है रेजिस्टेंस, 7 ओम रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी निकालनी थी। तो न्यूमेरिकल तो आई होप सबको आता होगा, आंसर कमेंट कर दो जल्दी से क्या लिख के आए हो इसका। तो ये तो एक न्यूमेरिकल आना ही आना था। तो अदर कोर्स के सॉल्यूशंस भी चाहते हो तो अपना पीडीएफ क्वेश्चन पेपर का इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना फ्रंट पेज के साथ, ठीक है। तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप पीडीएफ भेजिए अपना क्वेश्चन पेपर का, तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल में देखो रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेडियस भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है। तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, रेजिस्टिविटी L/A होता है, ठीक है। बट हमको रेजिस्टेंस नहीं निकालना, हमको रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो ये निकालनी है तो ए एल और ए को इस साइड भेजो, तो ए ऊपर आ जाएगा एल नीचे। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा RA/L। तो ये फॉर्मूला तो आई होप सबको आता होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है πr²। आर आपको देखो सेंटीमीटर में दिया है, एसआई यूनिट पे निकालनी थी। तो सेंटीमीटर का मतलब मीटर में बदलना है। तो मीटर कब होता है, जब 100 से डिवाइड करते हो। डिवाइड का मतलब 100 से डिवाइड का मतलब 10⁻² देनी पड़ेगी। और फिर देखो यहाँ भी पॉइंट है तो ये 10⁻², यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 10⁻4 हो गई, ठीक है। तो जो रेडियस है वो 10⁻4 मीटर में आ गई। उसके बाद लेंथ आपको गिवन थी 1 सेंटीमीटर, ये भी देखो सेंटीमीटर में दी थी, तो इसको भी मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड मतलब 10⁻²। उसके बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, आर दिया हुआ था 7 ओम। आर कितना दिया हुआ था आपको, आर दे रखा है क्वेश्चन में 7 ओम। तो आर की जगह 7 रखा, पाई की जगह 22/7 रखा। रेडियस देखो 10⁻4 आ गई थी। अब ये स्क्वायर भी तो है, 2 बार लिखनी पड़ेगी। लेंथ आपकी 10⁻2 आई। अब ये 10⁻4 -4 हो गई, और ये जो -2 डिवाइड में नीचे है तो ऊपर आएगी तो +2 हो जाएगी, और ये तो 22 बच जाएगा। और फिर 22 इंटू इसको सॉल्व कर लो 10⁻6, और फिर यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन है तो 2 से पहले डेसिमल लगाना, यानी यहाँ डेसिमल शिफ्ट करना। तो यहाँ से एक स्टेप आगे किया तो एक पावर प्लस होके यानी -5 आ जाएगा, इतना आएगा 2.2 इंटू 10⁻5 ओम मीटर। रजिस्टिविटी किस में आती है, ओम मीटर में। तो ये इसका फाइनल आंसर था। किस किस बच्चे का ये आंसर आया जल्दी से कमेंट करो कि हमारा ये आंसर आया रजिस्टिविटी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके
एग्जाम कैसा था, इजी था, हार्ड था, कमेंट करो कैसा लगा आपको एग्जाम। अब इसका और वाला क्वेश्चन देख लो। एन इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग दी है 220 वोल्ट 11 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम इफ द हीटर इज ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट। तो पहले तो इलेक्ट्रिक हीटर की वोल्टेज और एम्पियर मतलब करंट दिया है, तो पहले इससे आप ना रेजिस्टेंस निकाल लो इसका, और फिर पावर निकालने के लिए रेजिस्टेंस का यूज कर लेना। क्लियर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वी बाई आई। वी कितना, पुराने वाला कितना है 220, और आई एम्पियर में करंट कितना है 11। तो इसको डिवाइड करो तो ये 20 रेजिस्टेंस ओम में आएगा, 20 ओम आ जाएगा। अब आपको पावर निकालनी है नई वाली वोल्टेज की, तो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, है ना। तो वी न्यू ले लो, 200 स्क्वायर है तो 2 बार, और आर ले लो 20, कैंसिल हो जाएगा 20 10, तो 2000 वॉट आंसर आ जाएगा पावर का। किस किस का ये आंसर है कमेंट करो, किस किस ने ये आंसर लिखा है। तो यहाँ पे 33 के ऑप्शन वाले दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 34 देखो, अ मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। एक मिरर जो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनाता है। देखो वर्चुअल इरेक्ट होता तो प्लेन मिरर भी हो सकता था, बट डिमिनिश्ड बोल दिया इन्होंने, तो डिमिनिश्ड सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। कैसी, ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बोले तो कौन सा मिरर बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर, और लेंस बोलते तो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिमिनिश्ड बोला इसलिए आपको कॉन्वेक्स मिरर लिखना है। अगर डिमिनिश्ड नहीं बोलते तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों हो जाता, बट यहाँ डिमिनिश्ड बोला है। वर्चुअल इरेक्ट तो बोला ही है, साथ में क्या बोल दिया इन्होंने, डिमिनिश्ड, तो इसलिए प्लेन मिरर तो नहीं होगा इसमें, डिमिनिश्ड बोला है क्योंकि वो तो इक्वल साइज की बनाता है, ये डिमिनिश्ड बना रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो जहाँ भी ऑलवेज लिखा होता है और ये लिखा हो तो कॉन्वेक्स मिरर, और लेंस होता तो कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, ये ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड लेंस में ये बनाता है और मिरर में ये बनाता है। ठीक, तो आपको फिलहाल तो मिरर बोला था तो ये था इसका आंसर, ये नहीं था, ये था आंसर। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के आपको बोला था कि डायग्राम बनाओ, इमेज फॉर्मेशन बाय दिस मिरर, लेबल्ड रे डायग्राम। तो सिंपल ही था रे डायग्राम। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, पैरेलल लाइट रेस को, पैरेलल लाइट रेस जाएंगी और डाइवर्ज हो जाएंगी, यानी यहाँ से वापस आ जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो जाएगी। ये भी पैरेलल लाइट आई, डाइवर्ज, और डाइवर्ज को आप मीट करोगे तो ये फोकस पे मीट होगी। तो ऐसे करके इसका रे डायग्राम बनाना होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 था, एक्टिविटी टू शो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो यहाँ पे एक्टिविटी आपको याद करके जानी थी। तो एक्टिविटी आई होप सारे बच्चे लिख के आ गए होंगे। क्या एक्टिविटी थी कि शो करना है करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो इसमें आपको एक्टिविटी याद करके जानी थी, आई होप सारे बच्चे लिख आए होंगे। एक रॉड जो है वो आपने सस्पेंड करनी थी टू कनेक्टिंग वायर फ्रॉम ए स्टैंड से। ठीक है, फिर एक हॉर्सशो मैग्नेट लगानी थी कि नॉर्थ एंड साउथ पे पोल जो है वो कंडक्टर के इधर साइड हो। ठीक, और फिर रॉड को कनेक्ट करना था बैटरी से की एंड रियोस्टेट की हेल्प से करंट पास करना था आपको। और रॉड ए बी क्या हो जाती, डिफ्लेक्ट हो जाती या डिस्प्लेस हो जाती। तो इस डिस्प्लेसमेंट से पता चलता
की फोर्स एक्सर्ट हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी लिख के आनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल एंड इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग towards the front wall from the back wall as deflected by strong magnetic field to your right side. Find the direction of the magnetic field. अच्छा, डायरेक्शन बोली थी इसमें आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना था। तो ये हमारे जो फोर्स लगा है वो राइट साइड पे लगेगा। कहाँ लगेगा? राइट साइड पे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना था आपको, ठीक है। और फिर आपको देखना था वर्टिकली, फोर फिंगर जो थी ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। तो रूल लगाया तो करंट फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड फोर्स टू द राइट, ठीक है। तो ये लिखना था आपको। जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो वही जो रूल है वो पहले वो रूल लिखना था आपको। देन आपको बताना था कि करंट फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड फोर्स टू द राइट, एंड जो फोर फिंगर है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। तो ये आपको लिखना था यहाँ पे। नेक्स्ट था, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग वायर डिपेंड अपॉन द शेप मेड बाय दैट वायर, जस्टिफाई। इसको जस्टिफाई करना था। तो यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए आपको बताना था, एक्सप्लेन करना था, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना था। बट इसमें आपको सिलेबस में तो 10th के में था नहीं ये। या तो आप वैसे बता देते स्ट्रेट वायर की कैसे बनती है और सर्कुलर करंट की कैसे बनती है, सॉलिनॉइड की कैसे बनती है, ये बताना था आपको। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में तो आपको बताना है कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। कैसी? कॉन्सेंट्रिक। सर्कुलर करंट लूप में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ बनती है? सर्कुलर होती है नियर द वायर, लेकिन जब वो बीच में सेंटर पे चली जाती है तो पैरेलल और स्ट्रेट हो जाती है। ये मतलब तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना था। स्ट्रेट वायर में कैसा बनता है? सर्कुलर लूप। सर्कुलर वायर में कैसा बनता है? नीचे और ऊपर तो क्या बनता है? सर्कुलर लूप। और सेंटर पे बनता है स्ट्रेट या पैरेलल लूप। और सोलेनॉइड में आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है इनसाइड द मैग्नेट। तो इस तरीके से आपको ये सारे बताने थे कि अलग अलग शेप पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बी, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ए बी शोन इन द गिवन डायग्राम आउट ऑफ एक्स वाई जेड, ऑन विच पॉइंट विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी मैक्सिमम एंड वाई। एक्स वाई जेड किस में मैक्सिमम है? तो यहाँ पे स्ट्रेट वायर है ना, स्ट्रेट वायर में आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। डिस्टेंस जितनी कम होगी ना इस वायर से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये देखो एक्स सबसे पास है यानी इसकी डिस्टेंस सबसे कम है, वाई की डिस्टेंस ज़्यादा है, जेड की और ज़्यादा है। स्ट्रेट वायर से डिस्टेंस एक्स की कम है, वाई की और जेड की ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्स पे लगेगा। पॉइंट एक्स विल हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रीजन वो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो एक्स का डिस्टेंस सबसे कम है तो इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, वाई पे फिर उसके बाद लगेगी, जेड में सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। तो डिस्टेंस वाला एग्जाम्पल देना था आपको इसमें। उसके बाद नेक्स्ट था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट तो आई होप सबको पता होगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्या है? फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल या फाइन पार्टिकल इन अ मीडियम मेकिंग पाथ ऑफ लाइट विजिबल। तो ये टिंडल इफेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना था। व्हाट हैपेंस व्हेन सनलाइट स्कैटर्ड फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ वेरी साइज पार्टिकल, लार्ज साइज। तो जब सनलाइट आपकी लार्ज साइज पार्टिकल से पास होती है तो स्कैटर होती है तो क्या होता है? तो उस टाइम पे जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, आपको पता है सनलाइट जब लार्ज पार्टिकल्स को करती है तो लार्ज पार्टिकल क्या करते हैं? वो वाइट कर देते हैं, लाइट को क्या कर देते हैं? वाइट कर देते हैं, क्योंकि लार्ज पार्टिकल सारे वेवलेंथ को इक्वली स्कैटर करते हैं। लार्ज पार्टिकल क्या करते हैं? सारी वेवलेंथ को इक्वली स्कैटर करते हैं, जिसके कारण वो वाइट कलर कर देते हैं लाइट का। डेंजर सिग्नल रेड क्यों है? रीजन वो ये रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है रेड की, और वो लीस्ट डेविएट लीस्ट स्कैटर होता है, जिस वजह से डेंजर सिग्नल को रेड बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको इसका पैसेज वाला क्वेश्चन आया हुआ था लेंस से रिलेटेड। तो अ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 है, यूज टू फॉर्म एन इमेज। इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 40 फ्रॉम द लेंस व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज।
तो इसको आपको करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन 38 देख लीजिए। फोकल लेंथ आपको 20 दी हुई है और कॉन्वेक्स लेंस दिया है, तो इसलिए पॉजिटिव लेनी होती है। फोकल लेंथ कैसी लेनी होती है? पॉजिटिव लेनी होती है, याद रखना। और यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का 40 दिया और नेगेटिव लेना होता है। अब आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना था, लेंस बोला है तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/f 1/v माइनस 1/u। तो 1/f में 20 रखा, v आपको निकालना है, u आपका 40 नहीं है, -40 है। देखो यहाँ भी एक माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इस साइड उधर जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर एलसीएम लेना था, 20 40 का 40 आएगा, 22 था तो 2, 40 बन था तो 1, 2 माइनस 1 1/40, 1/v के बराबर आ जाएगा। और इससे v को निकालना तो रेसिप्रोकल करो, तो इसको भी करो तो v 40 आ जाएगा। अब ये प्लस का आया ना, v कैसा आया? पॉजिटिव। लेंस में पॉजिटिव मतलब रियल इन्वर्टेड होता है, लेंस में अगर पॉजिटिव है तो रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड है। और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम ही आ रहा है, देखो u भी 40 था और v भी 40 है, तो सेम साइज की इमेज, सेम साइज है, इमेज का साइज भी सेम ही है। और अगर पूछते कहाँ बन रही है, तो सेम साइज है अगर इमेज और ऑब्जेक्ट का, तो वो 2f पे बन रही होगी। इमेज कहाँ बन रही होगी? 2f पे, वो दिख ही रहा है हमें, 22 या 40 पे ही बन रही है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम हो तो वो क्या होता है? वो कहाँ बनती है? 2f पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेम साइज की इमेज, रियल इन्वर्टेड है, क्योंकि v पॉजिटिव है, लेंस में v पॉजिटिव मतलब रियल इन्वर्टेड है। तो ये इसके आंसर्स थे। तो आई होप सबके आंसर यही आए होंगे। कमेंट करो किस किस के आंसर ये आए हैं। नेक्स्ट था, इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस का केस लेना था, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना था आपको ऑब्जेक्ट को। तो ये तो आप बना के आ गए होंगे, स्केल वगैरह की हेल्प से बनाना था आपको ये। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस बनाना था। ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ये एक फोकस इधर ले, एक फोकस इधर, इसका मेन फोकस इधर होता है और यहाँ पे मतलब इसका फोकस इस साइड होता है। अब ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना था? ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको रखना था आपको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी ये ऑब्जेक्ट है आपका। अब पहली लाइन पैरेलल भेजी यहाँ तक, और फिर ये कॉनकेव क्या करता है? लाइट को लेंस से तो अंदर लेके डाइवर्स करेगा, और डाइवर्ज कहाँ से होगी? इसके फोकस से। तो फोकस से ऐसे डॉट डॉट करके दिखाना है, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरा केस आपको ए से ऑप्टिकल सेंटर वाला लेना था, उसी से वापस इसी साइड चली जाएगी। अब ये दोनों देखो कहाँ काटी है? यहाँ पे काटी है ना, ये देखो, ये यहाँ से गई, ये यहाँ से गई, तो ये यहाँ पे काटी है। तो यहाँ पे ये आ गया आपका इमेज ए डैश बी डैश। तो बहुत ही डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। और डिमिनिश्ड के साथ साथ अगर ये इस साइड है, तो इस साइड है, तो ये देखो, ये इधर थोड़ी ना बनी है, ये इधर बनी है, तो ये वर्चुअल बनी है। और वैसे भी आपको पता है कि जो कॉनकेव लेंस है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, और हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है, इससे ऑब्जेक्ट से छोटी है ना, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल इरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको लिखना था, ये डायग्राम था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेंस कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 30, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 15 प्लेस टुगेदर, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ दिस लेंस कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपको फोकल लेंथ दी हुई थी, एक लेंस कॉम्बिनेशन से बना है, एक तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है। तो कॉम्बिनेशन की पावर का फॉर्मूला सबको आता होगा, कैसे करते हैं? तो देखो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए P1 + P2 लेते हैं, ठीक है। अब पावर 1 में आपको बोला था पहला लेंस तो कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स की प्लस में लेते हैं फोकल लेंथ, और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव में लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो अगर पावर 1 है तो 1/f1 हो जाएगा, है ना, और पावर 2 है तो 1/f2 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन की पावर पहले इनसे बनी है, और ये पावर उनको 1/f1 1/f2। अब 1/f1 ये क्योंकि कौन कैसा लेंस है? पहले वाला, ये आपका कहाँ है? अच्छा, अभी तो फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन है ये तो।
पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पावर 1 पावर 2, पावर 1 की जगह हमने लिखा पावर 1 होती है 1/f1, पावर 2 होती है 1/f2। तो अब ध्यान रखना f1 f2 आपको सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो जब सेंटीमीटर में दी हो ना ये, तो ऊपर 100 लेते हैं, ठीक है, याद रखना। तो 1/f1 की जगह 100/f1, 100/f2, ये पावर 1 और 2 है। अब f1 आपको 30 दी हुई थी और वो कॉन्वेक्स था तो इसलिए पॉजिटिव लेनी है, और दूसरा वाला कॉनकेव है तो इसलिए नेगेटिव लेनी है इसकी पावर। इसके बाद आपको इसे एलसीएम लेना था, तो एलसीएम लोगे 30 वन ज़ा तो 100 एज इट इज़, 15 टू ज़ा तो 200 हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और फिर ये -100/30, बड़ा माइनस का है ना, तो -100/30, ये मेरी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ गई, ठीक है। अब आपको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन सॉल्व करनी है, तो 0 से 0 कटा, 10/3, 3 से इसको डिवाइड करो तो ये 3.33 समथिंग आएगी और माइनस में आएगी, और मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट किया था ना 100 से डिवाइड करके, तो इसलिए डाईऑप्टर में आएगी। किस में आएगी पावर? डाईऑप्टर में। अब आपको इसकी जो कॉम्बिनेशन की पावर है उसकी फोकल लेंथ भी निकालनी थी, तो आप इस ये जो पावर आई है 10/3, इसका उल्टा कर दोगे अपन, क्योंकि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/fc, तो इसकी पावर अगर इतनी है तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी, तो इसी का उल्टा करना पड़ेगा। तो 3/10 का उल्टा करो, 0.3, और नेगेटिव में आई है, तो कॉम्बिनेशन की पावर -0.3 मीटर में आई, क्योंकि मैंने 100 ऑलरेडी ले लिया था, तो इसलिए मीटर में आई है। अब मैं इसे चाहूँ तो 0.3 को मीटर में बदलूंगी तो 30 सेंटीमीटर लिख के भी आंसर छोड़ सकती हूँ। -30 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशन की। तो किस किस का ये आंसर आया है, ये और ये कमेंट करो कि हमारा ये आंसर आया है। सी का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिलता जुलता ही आया हुआ था, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा दे दिए, इतने ज़्यादा देने नहीं चाहिए थे, और भी कॉन्सेप्ट देना चाहिए था पेपर में, बट कॉम्बिनेशन के ही दो कॉन्सेप्ट दे दिए। पावर नहीं तो ज़्यादातर पेपर में इतनी ज़्यादा नहीं आती है, 1 या 2 मार्क्स की आती है, बट इन्होंने इसी के क्वेश्चंस दे दिए। तो सेकंड वाला देखो, 2 लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, ये भी वही है, कॉन्टैक्ट में है, एक कॉनकेव है उसकी फोकल लेंथ दी है, दूसरा कॉन्वेक्स है उसकी फोकल लेंथ दी है, कौन सा लेंस बनेगा अगर कॉम्बिनेशन कर दो इसका, तो वही कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना था आपको। तो यहाँ पे देखो ये मीटर में दी है ऑलरेडी, तो 100 लेने का ज़रूरत नहीं है पावर में, तो यहाँ पे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला लेना था, पावर 1 + पावर 2, एंड मैंने आपको बताया था कि मीटर में है तो 1/f ही लेना है, तो ये 1/f1, 1/f2, f1 आपको 2 दिया है, और वो स्टार्टिंग में आपको कॉनकेव लेंस बोला है ना, तो इसकी नेगेटिव लेनी है और कॉन्वेक्स की आपको पॉजिटिव लेनी थी। तो कॉनकेव की -2 में लोगे 1/-2, 1/f2 लोगे तो 1.5, इसका डेसिमल हटाओगे 10 आएगा, 10/15 कैंसिल कर दो 2/3। इसके बाद इसका एलसीएम लेना था 6, 2 3 ज़ा तो 3 आएगा, 3 2 ज़ा तो 2 2 ज़ा 4 आएगा, प्लस माइनस -1 आया और साइन बढ़ेगा लगेगा अपॉन 6, 1/6 पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगी। और अब देखो ये ओवरऑल पावर प्लस में आई है ना, तो कॉम्बिनेशन का जो लेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव मतलब पावर तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम ही क्वेश्चंस थे दोनों पार्ट में। नेक्स्ट देखो 39, ये मेनली बच्चों को कन्फ्यूज़न में रहता है ये क्वेश्चन, सर्किट डायग्राम। तो इसमें देखो यहाँ से करंट निकला होगा जब पॉजिटिव टर्मिनल से, तो देखो करंट यहाँ जाके 2 पाथ में डिवाइड होगा, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, यानी करंट 2 पाथ में डिवाइड हो, यानी ये वाला इस पूरे के साथ पैरेलल में लगा होगा। फिर ये मान लो आई करंट था, यहाँ से I1 गया, यहाँ से I2, I1 I2, फिर ये I2 इन दोनों को सेम मिला होगा I2 वाला, फिर I2 वाला यहाँ से यहाँ भी आया होगा और I1 वाला यहाँ आया होगा, तो वापस आई हो गया होगा। तो यानी ये वाला इन दोनों के साथ पैरेलल में है, और फिर ये दोनों का जो पैरेलल है वो इसके साथ सीरीज में है, ऐसे था ये। समझ आ गया कि ये जो I करंट है, पहले ये इधर I1 गया होगा, फिर ये इधर I2 गया होगा, जितना इसको मिला होगा I2 उतना ही I2 इसको मिला होगा, फिर ये I2 यहाँ से ये दोनों, यानी ये दोनों सीरीज़ में है, तो I2 सेम ही जा रहा है दोनों में, और फिर I2 यहाँ से I2 निकल के और यहाँ से I1 निकल के वापस क्या आ गया I, ठीक है, यानी ये वाला इन दोनों के साथ, ये दोनों तो सीरीज़ में है, ये 2 वाले, और ये वाला इन 2 के साथ पैरेलल में है, और फिर जो इनका आंसर है वो इसके साथ सीरीज़ में है, तो आपको इसे फिर से बनाना था। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि जो 2 वाले हैं
वो तो इनको I2 करंट मिला है, और ये जो 4 वाला है इसको I1 करंट मिला है, इसको I2 मिला है, दोनों को, इसको I1 मिला है, और फिर ये जो लास्ट वाला 3 ओम है उसके साथ ऐसे कनेक्टेड हो गए हैं। तो कुछ ऐसा था ये। तो ये 2 और 2 तो सीरीज में आ गए, तो ये 4 हो गया, और ये 4 इस 4 के साथ पैरेलल में, और ये फिर ये पैरेलल वाला निकाल के फिर 3 के साथ करना था आपको सीरीज में। तो ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम बनाइए। किस किस का ऐसा बना है कमेंट करना। तो ये मान लो R1 R2 है, तो R1 और R2 तो कितना आ गया 4, यानी R1 2 मैं निकालूं तो वो 4 आ गया, 2 और 2, तो ये मैंने 4 लिख दिया R1 2। ये R3 है, तो अगर R1 2 3 देखोगे तो ये दोनों पैरेलल में R1 2 और R1 3, ये R1 2 आ गया ना, और ये R3 है, तो ये R1 2 और 3 ये पैरेलल में, तो 1/R1 2 3 निकालोगे तो इन दोनों को पैरेलल वाला केस लगाओ, 1/4 1/4, तो ये है 2/4 यानी हाफ, और इसको उल्टा करो तो ये 2 2 आ जाएगा, यानी इन दोनों का पैरेलल कितना आ गया 2 ओम आ गया। अब फिर ये वाला जो 2 है इसके साथ 3 के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो अगर मैं 1 2 3 मेरा निकाल दिया 2, और ये 4 के साथ किस में है सीरीज में है ना, तो R1 2 3 वाला जो आया है ये, और R4 सीरीज में है, तो इसलिए इनको प्लस करके 5 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है आर टोटल वो कितना आ गया 5 ओम का आ जाएगा। किस किस बच्चे का आया कमेंट करना। उसके बाद आपको आई टोटल निकालने को कहा था ऑप्शन सेकंड में। तो आई टोटल के लिए वी टोटल ले लो। आई वी क्या होता है आई आर, ओम्स लॉ। तो आई क्या होता है V/R, ये तो सबको पता है। अब आई टोटल निकालना है तो वी टोटल लो और आर टोटल लो। वी टोटल आपको दे रखी है, ये दे रखी 10 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट, और आर टोटल मैंने निकाला 5 ओम आया। तो पूरा जो सर्किट ओवरऑल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर का कर रहा है। अब आपको नेक्स्ट बोला था फोर्थ वाला जो है, यानी कौन सा वाला बोला है, ये 3 ओम वाला जो है ना, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। 3 ओम वाले में पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो 3 ओम वाला अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँ, ये 3 ओम वाला, तो देखो ये जो आई गया था इन दोनों को में तो डिवाइड हुआ, बट वापस इसके साथ तो सीरीज में ही आया। तो जो ओवरऑल सर्किट का आई है वो इस पूरे का भी आई है और वो इसका भी आई है, क्योंकि ये और ये आपस में सीरीज में थे, ये पूरा और ये, इनका इंडिविजुअल का नहीं, इस पूरे का भी आई है और इसका भी आई है, क्योंकि सीरीज ये पूरा और ये पूरा सीरीज में, R1 2 3 और 4 सीरीज में है। तो जो आई टोटल टोटल 2 आया वो इसका भी 2, इस 3 वाले का भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को 3 ओम के लिए करंट निकालना है, तो करंट तो 3 ओम के लिए कितना रहेगा 2 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि सीरीज था 3 वाला, तो इसलिए 2 एम्पियर ही रहेगा, सेम रहेगा करंट। V4 यानी ये मैं किसके लिए निकाल रही हूँ 3 ओम वाले के लिए निकाल रही हूँ, तो V4 3 ओम के लिए निकालनी है आपको। तो मैंने करंट भी 3 ओम के लिए देखा, 2 एम्पियर ही है। तो V4 निकालने के लिए I4 को R4 से आपको इंटू करना पड़ेगा। तो I4 हमारा कितना है 3 ओम वाले सर उसके लिए I4 बोलो मैंने उसको, तो ये 2 है। और R4 के लिए कितना है रेजिस्टेंस उसका कितना है 3 है, तो 6 वोल्ट आ जाएगा V4। कमेंट करना किस किस का ये आंसर आया है, थर्ड पार्ट का 6 वोल्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 बल्ब की रेटिंग 100 वॉट, 220 वोल्ट यानी पावर दी है, और V दिया है, फिर 60 वॉट यानी इनकी पावर, एक बल्ब की पावर और वोल्टेज दी है, दूसरे बल्ब की पावर और वोल्टेज दी है। आपको बोला है पैरेलल कनेक्टेड है, इतने वोल्ट से इलेक्ट्रिक करंट निकालो। टोटल पावर निकाली 100 प्लस 60 160, पैरेलल है तो पावर प्लस करके आएगी ना।
तो इसमें 1 की पावर 100 वोल्ट 220, देखो 220 वोल्ट का मतलब V तो सेम है ना, तो V सेम है, पावर का फॉर्मूला आपको पता है V इंटू आई होता है। अब V कांस्टेंट है, सेम है 220 हर बार V 220, तो P I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि नहीं, क्योंकि V तो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो P I पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे देखो ये पैरेलल कनेक्टेड है, तो ध्यान देना पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपका I डिफरेंट होता है, I तो चेंज होता है, डिफरेंट होता है, बट V सेम होता है, ठीक है। तो V सेम I डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आपको I निकालना है, पावर VI, तो आपको टोटल करंट निकालना है ना, तो आप P टोटल निकालो और V टोटल लो, ठीक है। V टोटल, V तो आपको 220 दी हुई थी, I निकालना है तो P को V से डिवाइड करना है, ये तो कन्फर्म्ड है। अब पावर कौन सी वाली लोगे, अगर पैरेलल है तो इन दोनों पावर को प्लस करना पड़ेगा, तो आपका 160 आएगी, ठीक है। और फिर ये 160 को वोल्टेज 220 से डिवाइड करना है, तो ये आपका करंट आ जाएगा 8/11 एम्पियर में, और इसका आंसर पॉइंट में निकालोगे तो इतना आएगा। तो किस किस बच्चे का ये आंसर आया कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी सा था, ओम्स लॉ बताना था, VI ग्राफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। और शो दैट स्लोप ऑफ VI ग्राफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको ओम्स लॉ के बारे में लिखना था। ओम्स लॉ क्या है, पहले लिखना था कांस्टेंट टेम्परेचर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू करंट, ये आपको पहले वर्ड्स में लिखना था, फिर सिंबल्स में लिखना है। एंड यहाँ से प्रोपोर्शनेट साइन हटा के R रेजिस्टेंस देना था, V इक्वल टू IR, तो R निकल के आ जाएगा V/I, ठीक है। फिर आपको ये ग्राफ बना के दिखाना था, VI ग्राफ में ये जो स्लोप है, ये स्लोप, ये रेजिस्टेंस होता है, ये दिखाना था कैसे। तो स्लोप अगर VI का निकालूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, और ये आपको फॉर्मूला पता है V/I किसका होता है, R का, तो ये आपने ओम्स लॉ से निकाला था ना ये फॉर्मूला, तो ये इसलिए R है, तो प्रूव हो जाएगा। उसके बाद सीरीज़ में डेरिवेशन करना था कि सीरीज़ में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है R सीरीज़ का, वो R1 R2 R3 के बराबर होता है, तो ये आपको डिराइव करना था। तो इसमें आपको R1 R2 R3 ले रहे हो, तो सीरीज़ में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो जो चीज़ डिफरेंट है उसको लेके चलो, V जो टोटल है वो किन तीनों को जा रहा है, इन तीनों को जा रहा है, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो इसी जो डिफरेंट है उसको लेके चलते हैं। तो ये जो टोटल V है वो V1 V2 V3 इनमें तीनों में डिवाइड हो रही है। अब ओम्स लॉ पता है V इक्वल टू IR होता है, तो V की जगह IR लिख दिया। अब V1 है तो देखो मैंने क्या होगा, हर सीरीज में I सेम होता है, तो V1 के लिए V1 I1 मत लिखना, V1 क्या होगा I1 R1, बट I तो सेम है तो IR1 लिख दो, V2 IR2 V3 IR3, तो I सब में सेम है तो कॉमन ले लो। अब ये अंदर प्लस में आ जाएंगे, I से अब I कट जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि तो आपका R आ जाता। तो इस तरीके से इसे डिराइव करना था। तो आई होप ये सारे बच्चे करके गए होंगे इसका डेरिवेशन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करो कितने आंसर्स ठीक है आपके फिजिक्स पोर्शन में। अब जल्दी से हम इसके केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन बी में देखो, व्हेन एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद वाटर इट स्टार्ट फ्लोटिंग, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स। तो जब भी एक एलिमेंट है वो वाटर के साथ फ्लोटिंग कर रहा था, वो एलिमेंट क्या होता है, तो फ्लोट कौन सी मेटल करती है, ये आपको पता होगा, कैल्शियम जो है फ्लोट करती है, क्योंकि वो उसके जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो उसमें हाइड्रोजन स्टिक कर जाती है, और जिससे वो हल्की हो जाती है, और इसलिए वो फ्लोट करती है। तो कैल्शियम है इसका आंसर, ऑप्शन बी। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक मिथेनोइक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपको टमाटो में मिलता है, लैक्टिक कर्ड में मिलता है, और मिथेनोइक एंटिस्टिंग में मिलता है, तो ए ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर पूछा था आपसे इलेक्ट्रिसिटी का, तो पुअर कंडक्टर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, तो कॉपर और एल्यूमिनियम तो करते हैं क्योंकि उनकी तो वायर बनती है। सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर है, तो सिल्वर भी नहीं हो सकता। लेड जो है वो पुअर कंडक्टर है, ऑप्शन ए आंसर है, ऑप्शन ए लेड इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट वाले सी को डबल बॉन्ड O मिलता है और OH मिलता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH है, ये नहीं है, ये तो कीटोन है, ये आपका एल्डिहाइड है,
ये वाला है आपका बी वाला, ऊपर वाला तो एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ये वाला आपका कार्बोक्सिलिक है क्योंकि इसको OH भी मिला है और O डबल बॉन्ड मिला है। तो बी ऑप्शन है इसका आंसर। किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी पे टिक किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैसेस इवॉल्व ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट क्रिस्टल। कौन सी गैस है जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो इवॉल्व होती है? तो लेड नाइट्रेट वाली इक्वेशन अगर आपको आती होगी तो आपने आसानी से इसे कर दिया होगा। तो देखो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इसमें कौन सी दो गैसेस है जब इससे हीट कर रहे हो? तो एक तो ये वाली और एक ये वाली, ऑप्शन डी है इसका आंसर। NO2 एंड O2 गैसेस रिलीज होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, NO2 O2। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेट बाय ब्लाइंड स्टूडेंट। ब्लाइंड मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता तो वो कलर तो देख नहीं पाएंगे, तो उनके लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाएगा, यानी स्मेल से पता लगाएंगे, अनियन या फिर वनीला। तो आंसर ऑप्शन बी है इसका, वनीला इजेंस। 23 में देखो सिल्वर नाइट्रेट NaCl, इन दोनों के आयन एक्सचेंज हो गए। तो आयन एक्सचेंज जब दोनों के एक साथ होते हैं, Na ने NO3 ले लिया और Ag ने Cl ले लिया, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है और नीचे वाला भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? 1 और 2 डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रिसिपिटेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो प्रिसिपिटेट भी बनते ही है, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट एजर्शन रीजन देखिए, एजर्शन है कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, कार्बन और विद अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट। यस, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, मतलब 2 4 है तो 4 जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, सारे 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करना, 2 4 लास्ट के 4 है ना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को शेयर करता है। तो यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करता है या तो कार्बन के साथ या किसी और के साथ, बिल्कुल करेक्ट है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने बताया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इससे वो नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशन को ले लेता है। यानी लास्ट में 4 थे, अगर वो शेयर करेगा तो 4 और ले लेगा और किसी और को अपने 4 शेयर करा देगा, तो यानी 8 मिल जाएंगे उसको। तो उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ऑक्टेट, ऑक्टेट यानी लास्ट वाले शेल में 8 होने चाहिए, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। यस, रीज़न भी करेक्ट है, और वो ऑक्टेट या नोबल गैस पाने के लिए ही तो शेयरिंग कर रहा है। तो क्यों कर रहा है वो शेयरिंग? क्योंकि वो नोबल गैस पाना चाहता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो एजर्शन रीजन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ऑप्शन ए है इसका आंसर, ऑप्शन ए। बाकी इसके थ्योरी के क्वेश्चंस है। क्लोर एल्कली प्रोसेस सबको आता होगा, NaCl वाला क्लोर एल्कली प्रोसेस 26 वाला ये होता है। देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसमें NaCl वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास करके NaOH बनता है, और एनोड में Cl2 बनेगी, कैथोड में H2 बनेगी। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। तो इसमें क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में बताना था। इसके बाद बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब कैसे बनते हैं? तो इसके लिए ये आपको सारे प्रिपरेशन के रिएक्शंस लिखते हैं। बेकिंग सोडा के लिए ये प्रिपरेशन होती है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए ये स्टेप करते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जिप्सम को हीट करते हैं इतने पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर अलग हो जाता है। तो ये तीनों आपको लिखना था। नेक्स्ट आपका रिएक्शन वाला क्वेश्चन था, अगर वाटर एडिट करोगे तो क्विकलाइम में तो क्या होगा? क्विकलाइम का मतलब CaO में वाटर ऐड करोगे तो CaOH2 बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और नेचुरल गैस को अगर आप बर्न कर रहे हो यानी CH4+O2 कर रहे हो, CH4+O2, तो CO2 और H2O और हीट एंड लाइट निकलती है। और इसके अलावा था इसमें फेरस सल्फेट को अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे, फेरस सल्फेट Fe2SO4 को जब हीट करोगे तो हीट करने से आयरन और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, है ना, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये पैराग्राफ वाले आपको इसके सेट जो 3 है ऑलरेडी करा रखे, तो आप सेट 3 के केमिस्ट्री पोर्शन पे चले आना, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो आपको सारे आंसर्स इसके मिल जाएंगे। सेट 3 का जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसमें ये सारी, हाँ एस्ट्री, एक तो एस्टर वाली रिएक्शन लिखनी थी, एक आपको
सपोनिफिकेशन। एक्स आपका इथेनॉइक एसिड आएगा, वाई आपका, इस वाले क्वेश्चन में एस्टिफिकेशन करना था, एक्स आपका इथेनॉइक आएगा, वाई आपका एस्टर आएगा, और फिर एस्टर को आपको NaOH देना था, तो ये आपका सोडियम इथेनॉइड बन जाएगा, ये वाला, ये ZS सोप जो बना है। तो आपको एस्टिफिकेशन सपोनिफिकेशन दोनों रिएक्शंस करके आनी थी इस क्वेश्चन में। और ये जो है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल K2Cr2O7 हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ये भी आपको आती होगी। ये वाला था, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में तो इथेनॉइक एसिड बन जाता है। और इथीन का जब आप हाइड्रोजनेशन करते हो H2 और निकल देते हो, हीट करते हो, तो आपका इथीन बन जाता है। तो ये रिएक्शंस करनी थी आपको। सेक्शन सी मैंने करा दिया है, बायो का भी एक बार जल्दी से MCQs देख लेते हैं। तो बायो में देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से रिलेटेड हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी ठीक है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन गैमेट्स, नो, यहाँ पे गलत है ये। इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यस ये ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, सी ऑप्शन है इसका आंसर, सी ऑप्शन। विच स्ट्रक्चर इन लीफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज आपका स्टोमेटा है, बी ऑप्शन है इसका आंसर, स्टोमेटा। नेक्स्ट है, फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट जेनेटिकली सिमिलर टू प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन द फील्ड, कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो बनाना प्लांट सेम अगर लगाना है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऑप्शन सी है इसका आंसर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो पॉलीथीन, रबर बैंड, बॉल पेन, सी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन ब्रेन हैज वेरियस पार्ट और रीजन दैट हेल्प इन डिफरेंट एक्शंस, रिस्पॉन्सेज, कोऑर्डिनेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। इसका आंसर मेरे हिसाब से सेरेबेलम होना चाहिए, कमेंट करना बी ऑप्शन होगा कि नहीं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्पाइरोवायरा, लिशमानिया, हाइड्रा, इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो ये क्या होते हैं? दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, डी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है, पेंक्रियास सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन सर्टेन एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, चूज द करेक्ट, इसका आंसर सी ऑप्शन है, सी। सी होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, assertion reason, in human being the respiratory pigment hemoglobin present in red blood cell, yes RBC में मिलता है ना hemoglobin, true है ये। hemoglobin has a very high affinity for carbon dioxide, no, उसकी affinity ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है, तो ये false है। तो assertion true, reason false, ऑप्शन सी है इसका आंसर, 8th का आंसर सी ऑप्शन है, ठीक है। 9th का, assertion plant have hormones that do not control directional growth, नॉट कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ, ये फॉल्स है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ, यस ये ट्रू है आपका, तो ये एजर्शन गलत है बट रीजन सही है, यानी ऑप्शन डी है इसका आंसर, 9th का डी है। बाकी इसके थ्योरी के क्वेश्चंस है, कमेंट कीजिए किसके कितने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस करेक्ट है, एंड वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसके केमिस्ट्री के अगर आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हो डिटेल में, तो आप इसका जो सेक्शन सेट 3 है वो चेक कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, उसे चेक कीजिए, केमिस्ट्री फुल पोर्शन आपको उसमें सॉल्व किया मिल जाएगा। तो आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, कमेंट कर देना कैसा गया एग्ज़ाम, ईजी था, हार्ड था, कैसा लगा। और अदर कोर्स के बच्चे अपने क्वेश्चन के PDF को सेंड कर देना इस व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अदर कोर्स को प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।